कारक से क्या तात्पर्य है? देखिएगा, ज्योतिष में हमारे पास ग्रह, भाव और राशियों के कारक हैं। कारक से मतलब ये है कि जैसे कि हम चंद्र के लिए कहते हैं कि चंद्र माता का कारक ग्रह है। माता का कारक ग्रह मतलब कि वो प्लेनेट है जो आपकी माता को दिखाता है या आपकी माता के बारे में ज्ञान कराता है। किंतु किंतु चंद्र आपकी माता नहीं है। माता तो आपकी आपके सामने है, किंतु उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो आप चंद्र को एनालिसिस करके समझ सकते हैं। और उसमें भी जब हम ज्योतिष में कारकों की बात करते हैं तब आपको देश काल परिस्थिति पर मुख्य रूप से गौर करना होगा। देखिएगा, चंद्र माता का कारक है, हर किसी की जन्म कुंडली में चंद्र माता है। अब बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि भाई सेम डे में 10 बच्चों का जन्म हुआ है, सेम प्लेनेटरी पोजीशन में 10 बच्चों का जन्म हुआ, तो 10 के 10 की माता क्या एक सी होगी? चंद्र को ज्योतिष में दूध का कारक भी माना गया है। अब दूध गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है, बकरी का भी हो सकता है, ऊंट का भी हो सकता है, किसी का भी दूध हो सकता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपको देश काल परिस्थिति से जानना होगा। कारक से मतलब है कि आप उस ग्रह से संबंधित चीजों के बारे में जान सकते हैं, किंतु वहां पर आपको परिस्थितियों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसकी माता कैसी होगी, तो माता का आप नेचर बता सकते हैं, किंतु एक प्रॉपर वे में जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि इसकी माता इंडियन है या कनेडियन है या अमेरिकन है। अब अमेरिका की लेडी का एक फिजिकल स्ट्रक्चर एक अलग होगा, इंडिया की लेडी का एक फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगी। तो ये नॉर्मल देशकाल परिस्थिति आपको जाननी जरूरी है। कारक हम इसको कहते हैं, कारक जो किसी चीज को इंडिकेट करता है। इन शॉर्ट, किसी बोलिए। 36। हाँ बोलिए। एक मिनट था। 3609 करेक्ट हुआ। नहीं, 10 करेक्ट हुआ। स्टार। ठीक। गीता जी, आपको क्लियर हुआ कारक का क्या मतलब है? हाँ जी सर। ठीक। अब इसके बाद देखिएगा, जैसे कि हम भावों के बारे में बात करते हैं, भावों के भी अपने कारक हैं, नो डाउट, राशियों के भी कारक हैं। अब भावों से क्या मतलब है, इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल वे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपका कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। देखिएगा, जैसे कि हम जन्म कुंडली में कहते हैं 12 हाउसेज हैं। फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी को इंडिकेट करता है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली को इंडिकेट करता है, थर्ड हाउस आपके फ्रेंड सर्किल को इंडिकेट करता है, फोर्थ हाउस आपकी मदर को इंडिकेट करता है, फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन को, आपके चाइल्ड को इंडिकेट करता है, सिक्स्थ हाउस आपके एनिमीज को, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ को भी बहुत हद तक इंडिकेट करता है, डेली रूटीन को इंडिकेट करता है। बॉडी स्ट्रेंथ को मैंने इसलिए कहा है क्योंकि सिक्स हाउस हमारी बीमारियों का हाउस है। तो बीमारी हमारी बॉडी पर ही होती है, तो बॉडी स्ट्रेंथ हम सिक्स हाउस के हिसाब से ही देख सकते हैं। सिक्स हाउस जितना वीक होगा उतनी अच्छी बॉडी स्ट्रेंथ होगी, यानी कि इम्यूनिटी जितना स्ट्रांग है, इंसान के लिए इम्यूनिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक। उसके बाद जैसे सेवेंथ हाउस है, आपके बिजनेस पार्टनर को, आपके स्पाउस को इंडिकेट करता है। एट हाउस आपके इन लॉ की फैमिली को भी इंडिकेट करता है, और उसके बाद आपके ऑक्वल्ड इंटरेस्ट वगैरह को इंडिकेट करता है। नाइन्थ हाउस आपके टीचर्स को इंडिकेट करता है, आपके पुण्यों को इंडिकेट करता है, गुड डीड्स को इंडिकेट करता है। 10th हाउस आपका प्रोफेशन हो गया, 11th हाउस आपकी इनकम हो गई, और 12th हाउस आपकी लॉन्ग जर्नी वगैरह हो गई। तो अब जन्म कुंडली में जब ये 12th हाउस, 12 के 12 हाउस आपके सामने होते हैं, तो आपको ये सारी चीजें 2 मिनट के लिए भूल जाने की कौन सा हाउस क्या इंडिकेट कर रहा है। आप इसको बस इस तरह से समझ कर चलिएगा, आपका आप एक मैप को लिए बैठे हैं, एक घर का एक मैप है, इस मैप में 12 कमरे हैं। जैसे कि आपका घर है, आपके घर में एक आपका रूम होगा, आपके एक बच्चों का रूम होगा, आपके लिए आपने एक गेस्ट के लिए रूम बनाया होगा, एक आपकी किचन है, उसके बाद एक आपका हॉल है, उसके बाद आपकी एक वॉशरूम है, एक आपके घर का स्टोर है। सभी के घर में ये नॉर्मल चीजें होती है। ठीक है। तो इस तरह से बस आप जन्म कुंडली में समझ लीजिएगा कि इस जन्म कुंडली में ये 12 कमरे हैं। ये गीता जी की जो जन्म कुंडली है, ये गीता जी के घर के 12 डिपार्टमेंट्स को दिखाती हैं, या गीता जी की बॉडी के 12 डिपार्टमेंट्स को दिखाती हैं, उनकी 12 एक्टिविटीज को दिखाती हैं। अब जैसे फर्स्ट हाउस हो गया, फर्स्ट हाउस को जैसे कि हम मानते हैं कि बॉडी का हाउस है, फिजिकल स्ट्रेंथ का हाउस है, तो फर्स्ट हाउस तो सेल्फ पूरी तरह से आपको इंडिकेट करेगा। आपका फर्स्ट हाउस का दूसरा कोई काम ही नहीं है।
उसके बाद जो सेकंड हाउस है, आप इसको ये समझ लीजिएगा, ये आपके परिवार के लोगों का घर है। आपके परिवार के लोग कैसे होंगे, या आपके परिवार के लोग कहाँ हैं, उस चीज को समझ लीजिएगा। उसके बाद जैसे 8 हाउस है, आप सोच लीजिएगा ये आपके घर की टॉयलेट है। 9th हाउस ये आपके घर का पूजा का रूम है। 10th हाउस ये आपका वर्क प्लेस है। 11th हाउस आपकी वर्क प्लेस पर जो इनकम आ रही है वो है। सेकंड हाउस आप ये समझ लीजिएगा, आपकी जो इनकम आ रही थी उसको आपने बैंक में सेव करके रखा, ये है। 7th हाउस आप ऐसे समझ लीजिएगा आपके हस्बैंड का रूम है। 5th हाउस आप ऐसे समझ लीजिएगा ये आपके बच्चों का रूम है। और जो वास्तु की बात करते हैं, नाड़ी की वास्तु भी एक्चुअली जिस समय आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे ना, आपको नाड़ी की वास्तु समझ में आ जाएगी। आप देखेंगे किसी की जन्म कुंडली का 5th हाउस पीड़ित है, तो आप उसको उसके बच्चों का जो स्टडी रूम होगा या बच्चों का जो कमरा होगा वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पीड़ित मिलेगा, या कहीं ना कहीं उसका वास्तु बिगड़ा हुआ मिलेगा। जन्म कुंडली का 8 हाउस बहुत ज्यादा पीड़ित है, या 8 हाउस बैड प्लेसमेंट में है, या 8 लॉर्ड बैड प्लेसमेंट में, तो आप देखेंगे उस इंसान के घर का टॉयलेट ही उस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होगा। 9th हाउस अगर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, 9th लॉर्ड डिस्टर्ब है, तो आप देखेंगे कि उस इंसान का पूजा घर कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होगा, या पूजा घर से रिलेटेड ही उस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम होगी। मैं कभी किसी को ये सजेस्ट ही नहीं करता वास्तु विजिट करो, मैं कभी किसी की वास्तु विजिट की नहीं है। मैं केवल जन्म कुंडली देखकर उससे कह देता हूँ कि भाई आपके घर में जो दोष है वो आपके घर की पूजा का है, पूजा का स्थान परिवर्तित करो, या पूजा को किसी तरह से जिस हिसाब से भी पोजीशन बन रही हो वो देख के बहुत आसानी से बताई जा सकती है। तो उसमें आपको करना ही इस तरह से होता है। एस्ट्रोलॉजी को इसलिए मैं कहता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से यूज करना शुरू कीजिएगा, माइंड पर प्रेशर को रिलीज करना शुरू कीजिएगा, एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ इससे चेंज कर पाएंगे। और इसीलिए मैंने इसका नाम डेस्टिनी डिजाइनर कोर्स रखा, क्योंकि अगर आपको मान लीजिएगा पता चला किसी के 9th हाउस में ही प्रॉब्लम है, तो 9th हाउस में प्रॉब्लम है यानी कि उसके पूजा घर में प्रॉब्लम है, आप उसके पूजा घर को सही करा दीजिएगा, आप उसके पूजा घर की प्लेसमेंट सही करा दीजिएगा, उसका 9th हाउस अपने आप एक्टिव हो जाएगा, अपने आप उसको प्रॉपरली रिजल्ट देना शुरू कर देगा। गॉट इट? ओके सर, एक क्वेश्चन और था कि जी जी। जैसे अपन ने ये पराशर और जो हाउसेस देखते हैं, तो जैसे केपी में तो कितनी बार हाउस एक दो आगे पीछे हो जाता है, तो वो तो अपने को कभी भी किसी का देखते हैं तो फिर किस बेस पे देखा, केपी से देखना चाहिए या देखिए फिर ये वैदिक? मैं समझ गया। देखो ये जो पहली बात तो मैं सीधी सी एक बात आपको बताना चाहूंगा, मुझे केपी की कोई बहुत खास नॉलेज है नहीं, मैं केपी का प्रोडक्शन में कभी यूज करता नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, केपी में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। केपी में जब तक आपके पास सामने एक लैपटॉप नहीं रखा, आप केपी में प्रोडिक्शन निकाल कर नहीं दे सकते, क्योंकि आपको सब लॉर्ड भी कैलकुलेट करना है, उसका 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 लॉर्ड, दुनिया भर की कैलकुलेशन करनी है। और अपने बस की उतनी कैलकुलेशन नहीं है कि अपने को प्रिडिक्शन उस तरह का चाहिए कि मैं अगर कहीं सड़क पर भी खड़ा हूँ और मेरे पास एक होरोस्कोप बनाने के लिए एक नॉर्मल मोबाइल ऐप भी नहीं है, तो भी मैं आपको प्रिडिक्शन दे सकूं, मुझे उस ज्योतिष पद्धति में सबसे ज्यादा मजा आता है। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर ही नहीं है। मेरे मोबाइल में एक एस्ट्रोलॉजी एंड होरोस्कोप नाम से एक सॉफ्टवेयर है नॉर्मल, जो कि गूगल ऐप पर मिल जाता है, और उसमें वो भी इसलिए है क्योंकि वो ऑफलाइन भी चलता है। वो जैसे एस्ट्रोसेग है, एस्ट्रोसेग आप डाउनलोड करेंगे, वो ऑनलाइन जब आपका नेट कनेक्टेड होगा तभी आपको चार्ट बना कर देगा। मगर एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप क्या है, वो अगर आप ऑफलाइन भी हैं तो आपको चार्ट बनाकर दे देगा। तो मुझे ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, बस आपको प्लैनेट्स की डिग्री दे दे। वो उसका रीजन ये है क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपके माइंड को करनी है। आपके सामने 9 प्लैनेट्स आ गए, 12 हाउस आ गए, उनकी डिग्रीज आ गए, इट्स एनफ। अब केपी अगर आप करेंगे तो आप अपने घर पे बैठे होने चाहिए, आपके सामने एक पूरा सिस्टम लगा होना चाहिए, आपके सिस्टम में 10-20 हजार रुपए का कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तब आप उसमें बहुत शार्पली कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जो प्रश्न आपने किया उसको पाराशरी में भी यूज करते हैं, और पाराशरी में उसको कहते हैं चलित, भाव चलित पाराशरी में कहा जाता है, जिसमें कि ग्रह लगन की डिग्री के अनुसार अपना भाव बदल लेते हैं। केपी में राशि तक डबल हो जाती है, केपी में और वो थोड़ा सा एडवांस है। तो नाड़ी ज्योतिष में बेसिकली उसका कोई बहुत ज्यादा यूज आता नहीं है।
क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में दशांतर दशा का यूज नहीं किया जाता। ये जो सिस्टम है चलित वाला और केपी वाला, ये सिस्टम आप अगर दशांतर दशा का यूज कर रहे हैं तो आपके लिए फ्रूटफुल है, आपके लिए ये काम करेगा। अब ये दशांतर दशा में क्यों काम करता है, देखिएगा ग्रह, मान लीजिएगा अगर आप भाव चलित कुंडली भी उठाते हैं, मेष राशि में कोई ग्रह बैठा है तो वहां पर राशि तो मेष ही होगी, उसका भाव बदल जाता है कि मेष राशि लगन कुंडली में तो फर्स्ट हाउस में बैठा था और भाव चलित में दूसरे भाव में पहुंच गया या 12 भाव में पहुंच गया। अब दशांतर दशा में जब हम प्रोडिक्शन देते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रह किस भाव का फल दे रहा है, तो वहां पर हमें उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और दूसरा, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास ग्रहों की डिग्री हम देखते ही देखते हैं। अगर हम देखते हैं कि ग्रह बहुत कम डिग्री पर है, इसको हालांकि मैं आगे समझाऊंगा, ग्रह बहुत कम डिग्री पर है तो हम उसको मानकर चलते हैं कि उसका प्रीवियस साइन में इफेक्ट है ही, उसका प्रीवियस साइन में जो प्लेनेट बैठा है उस पर अपना इफेक्ट है ही। तो हम जब वो इफेक्ट ऑलरेडी लेकर चल रहे हैं और जब हम टाइम ऑफ इवेंट निकालते हैं तब भी हम डिग्रीज के हिसाब से ये देखकर चलते हैं कि किस प्लेनेट पर कितना इफेक्ट है। तो जब हम ऑलरेडी वो इफेक्ट अपने माइंड में कैलकुलेट करके चल रहे होते हैं तो वहां पर हमें इन सारे टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सर एक थोड़ा सा मेरा जो कंफ्यूजन था वो ये था कि जैसे कितनी बार लग्न स्थान में कोई ग्रह आ जाता है और केपी में जैसे देखते हैं वही ग्रह 12th हाउस में चला जाता है, तो हम्म उस टाइम अपन प्रेडिक्शन करने में कोई यानी सटीक तो नहीं आता है आंसर, तो वो वहां पे मुझे थोड़ा क्लियर करना है देखो, कि जैसे गुरु मैडम लग्न स्थान में है। हम्म हम्म मैडम केपी का जो डिस्कशन है ना वो अलग रख सकते हैं, क्योंकि केपी का जो 12वां घर में चला जाना वो सब उसका देखने का हाँ मेथड ही टोटल डिफरेंट है। उसको आप मत देखिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो नेटल चार्ट है जस्ट उसको हम लोग देख करके अभी हम लोग नाड़ी और पराशर सीख लेते हैं। केपी हाँ को हाँ समझने के लिए फिर आपको वो ट्रू नाड़ी, ट्रू जोडिकल नंबर्स और डिग्रीज वो सब देख करके उसका लग्न बदल जाता है, वो सब है। और उसको समझने के लिए ना उसका नंबर वाला उसका नक्षत्र सब लॉर्ड वो सब देखना पड़ेगा, फिर वो होगा। तो वो बहुत डीप, तो हम लोग उसको अभी हाँ छोड़ देते हैं। हम लोग को हमको भी हाँ, रियलाइज हो रहा है नहीं अब सब लॉर्ड को सही सही लगना भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो सब लॉर्ड को आप डिटरमिन ही नहीं कर पाएंगे कि उसका टाइम ऑफ बर्थ उतना एक्यूरेट है कि सब लॉर्ड मिल जाए आपको हम्म, करेक्ट। और नहीं मैं मिला तो पूरा रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। बेसिकली मुझे केपी खुद तो बस केवल इसलिए ही पसंद नहीं है। मैं मतलब मैं ये नहीं कह रहा, केपी हो सकती है बहुत अच्छी हो, मेरी उस पर मास्टरी नहीं है, मगर मुझे केपी पर्सनली इसलिए ही पसंद नहीं है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत है। और उसमें क्या है, आपके पास बर्थ टाइम सेकंड्स में अवेलेबल होना चाहिए। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी एक ब्रांच है जहां पर कि 150 नाड़ियों का विश्लेषण किया जाता है, मगर उसमें क्या है, जैसे आप केपी में करते हैं ना एकदम एक्यूरेट टाइम होना चाहिए, तो उसमें भी क्या है 150 नाड़ी या 24 सेकंड की एक नाड़ी है। अब 24 सेकंड का एक्यूरेट बर्थ टाइम होगा तो आप वहां पर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, सेम केपी में होता है। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह की एस्ट्रोलॉजी पद्धति अवेलेबल है जहां पर कि हमारे पास मिनटों का क्या, अगर घंटों का भी टाइम का डिफरेंस है, तब भी हम एक्यूरेटली प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं और बिना कैलकुलेशन के, तो हमें उस चीज पर अपना बेटर कंसंट्रेशन बनाना चाहिए ताकि हमें इजी वे में प्रिडिक्शन आ जाए। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की खासियत ये है, मैं आपको बताता हूँ, तो जब हम नाड़ी सर ग्रंथ, जी जी सर आप बोलिए। जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप हम्म जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना स्टार्टिंग में, मतलब आप बता रहे थे उसके बीच ये नाड़ी केपी आ गया। लेकिन हम्म उससे पहले का मेरा एक क्वेश्चन बहुत था कि जैसे आप बता रहे थे कि जो वास्तु जो घर में रहता है हम्म उसका जो नवम घर खराब है, तो हम लोग भगवान का घर उसको सही कर दिए और उससे वास्तु ठीक हो रहा। तो वो आप जब नवम घर देखेंगे तो वो घर का लग्न से देखेंगे या फिर किसी और को कारक भाव समझ के मैं वहां मैं से मैं मैं नवम मैं घर देखेंगे? बताता हूँ इसके लिए। देखो, आ, दो तरह की टेक्निक्स मैं अक्सर यूज करता हूँ। पहला, देखो नवम भाव का जो नेचुरल कारक है, और मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जिसके घर में एक्यूरेटली 9th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसके हॉरोस्कोप में आपको गुरु पीड़ित मिलेगा, उसकी कुंडली में, उसके जन्म कुंडली में धनु राशि हाँ पीड़ित मिलेगी, और लगन से नवम भाव भी उसका पीड़ित मिलेगा ही मिलेगा। आपको तीनों ही की तीनों चीजें
पीड़ित मिलेंगे। और उसके बाद आप ना उससे अगर नॉर्मली भी पूछोगे कि आपके पूजा स्थान में, मतलब पूजा स्थान जैसे कि कई बार होता है कुछ लोग ऐसी जगह घर में बना देते हैं कि वहां पर गंदगी सी है, जैसे कि कई बार होता है बहुत से लोग किचन में बनाते हैं क्योंकि जगह की कमी है और वहां हम्म। पे प्रॉपरली सफाई नहीं हो पा रही है, तो उस वजह से वो बेबनादर हो रहा है। कुछ लोगों का होता क्या है कि पूजा स्थान में कोई खंडित मूर्ति रखी है। मतलब ऐसा नहीं कि जरूर नहीं कि बस मैं डायरेक्शन वाली केवल बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी बहुत ज्यादा हो जाता है कि उन्होंने पूजा स्थान तो पता चला ईशान कोण में ही बना हुआ है उनका, वो कहेंगे कि भाई मेरा तो एकदम पूजा स्थान बहुत बढ़िया जगह बना हुआ है, कोई इशू ही नहीं है और प्रॉपर टेक्निक के साथ में बना रखा है, मगर पता चल रहा है कि पूजा स्थान के बाहर उनकी एंट्रेंस आ रही है और वहां से चप्पलें निकल रही हैं, या वहां पे पूजा स्थान पे पर्दा नहीं रहता, या फिर पूजा स्थान में पता चला कोई मूर्ति खंडित रखी है, या पूजा स्थान की प्रॉपरली सफाई नहीं हो रही है। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वहां पर क्या है, आपने नाइन्थ हाउस को देखा, नाइन्थ लॉर्ड को देखा या गुरु को देखा, आपको वो चीज माइंड पे क्लिक की, आपको वो चीज बीइंग एस्ट्रोलॉजर आपको वो माइंड पे क्लिक की, आप क्योंकि आपने देखा नाइन्थ हाउस में इसकी काफी ज्यादा एफ्लिक्शन है। तो आप उस इंसान से पूछेंगे कि भाई मुझे आप अपने पूजा घर की डिटेलिंग दीजिएगा, आपका पूजा घर कौन सी दिशा में है, किस तरह का आपका पूजा घर है, किस तरह की मूर्ति आपने रखी हुई है, कैसे आप पूजा करते हैं। तो जिस समय आप वो डिटेलिंग लेंगे ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। तो जी। हम्म। तो एक जन का जैसा घर है वो, मतलब अभी घर देखना है, लेकिन हम्म। एक लड़का का पढ़ाई खराब हो रहा है, वो लड़का पढ़ नहीं पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा। हम्म। तो उसके लिए उसकी मम्मी पूछती है कि मेरे घर में वास्तु क्या बदलना है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे पूछ रही है। तो अब फिफ्थ हम उसके पढ़ाई को लेकर के वास्तु। फिफ्थ और नाइन्थ हाउस से रिलेटेड वास्तु सही करा दीजिएगा उसका। फिफ्थ हाउस यानी कि पहला तो उसका अपना रूम बच्चे का, क्योंकि नॉर्मली स्टडी रूम तो कोई बनाता नहीं है, मगर बच्चों का एक अपना रूम होता है, ठीक है, अपना रूम होता है। फिफ्थ हाउस में जो साइन आ रहा है, या फिर उसका मर्क्यूरी जिस साइन में बैठा है, उस साइन का जो डायरेक्शन है, पहले तो उनसे कहिएगा उस डायरेक्शन की तरफ बच्चा मुंह करके पढ़े। एक नॉर्मली क्या करा वास्तु शास्त्रियों ने, एक क्या किया कि नॉर्मली ईशान कोण सबके लिए बेस्ट बना दिया कि ईशान कोण का जो ये ईस्ट फेस मकान सबके लिए बढ़िया होगा। मगर मैं पर्सनली ये कहता हूँ, हर इंसान की भाई चार दिशाएं हैं, दिशाएं वैसे 10 हैं, मतलब मोटी मोटी चार दिशाएं हैं, और हर व्यक्ति के लिए पूर्व दिशा अच्छी नहीं हो सकती। किसी इंसान के लिए दक्षिण मुखी मकान बहुत बढ़िया होता है, किसी इंसान के जीवन में पश्चिम मुखी मकान बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो फिफ्थ हाउस में कौन सा साइन आ रहा है, उस साइन के डायरेक्शन में उसका स्टडी का टेबल डलवा दीजिएगा। दूसरा, नाइन्थ हाउस में अगर आपको कोई एफ्लिक्शन दिखता है, तो वहां पर नाइन्थ हाउस से रिलेटेड कुछ चीजों को उनसे क्रॉस चेक करके वो कर दीजिएगा। और फिफ्थ लेकिन हाउस जो साइन आ रहा है, उसके लॉर्ड का कलर आप उसके रूम में करा दीजिएगा। ओके, लेकिन उनका जो फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस में तो कोई प्लैनेट ही नहीं है, और फिफ्थ लॉर्ड जो है वो शुक्र है, जो कि हम्म। नीच में बैठा है, मतलब उच्च में बैठा है, उच्च उसमें में बैठा बैठा है मीन है राशि में, फिफ्थ फिफ्थ हाउस में थर्ड साइन, हाउस में। फिफ्थ हाउस में साइन कौन सा आ रहा है? वो वृषभ है। वृषभ है ना, तो पिंक कलर करा दीजिएगा, एक तो रूम में पिंक पिंक कलर करा दीजिएगा। फिफ्थ हाउस में वृषभ साइन आ रहा है, तो मकर लगन हुआ, हाँ, मकर लग्न है, है ना, मकर लगन हुआ। और जो और बुध भी लग्न में ही है। जो टेबल है उसका जो डायरेक्शन है, उसको कहिएगा कि साउथ डायरेक्शन पे वो अपना स्टडी का रूम बनाए। साउथ अब इसलिए क्योंकि मकर राशि है। मकर राशि है, और जो मकर। फिफ्थ हाउस में भी जो डायरेक्शन आ रहा है वो साउथ ही आ रहा है, फ्रूटफुल ही वो साइन है उसके हम्म। लिए। ये वास्तु वालों ने पता हम्म। नहीं कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आता ये कहाँ से इन्होंने उठा के सबके लिए एक बना दिया कि नॉर्थ साइन जो है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, केवल नॉर्थ साइन में बच्चों को पढ़ना चाहिए। अरे भाई उसकी जन्म कुंडली में देख तो लो कहाँ से नॉर्थ साइन पता चल रहा है, उसकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, उसका टॉयलेट अगर नॉर्थ साइन में बैठा है, तो आप क्या उसका टॉयलेट एक्टिवेट कराना चाह रहे हो उसके स्टडी रूम में? भाई सीधी सी बात है ना। हम्म। भाई अगर भाई हर एक इंसान के लिए ईश्वर ने एक अलग हाउस दिया है। भाई आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है कि
जो साइन बहुत अच्छा है मेरी जन्म कुंडली में वो बहुत खराब हो, वो चीज मेरे लिए बहुत खराब हो। अब सबके लिए सर लेकिन जी अगर जी। मकर लग्न है हम्म। और अगर पढ़ाई पढ़ाई छोड़ करके अगर हम उसका करियर देखने लगे और उसको अच्छा से करियर बनाना है, तो उसको किस डायरेक्शन में बैठ के करियर करना चाहिए, मतलब जॉब करना चाहिए, कंप्यूटर जॉब है तो मकर लग्न है, तो हम बोलेंगे कि दसम घर जो है मंगल। वो हो गया मेष राशि का। नहीं, तो 11 घर होगा मेष कैस- राशि का। मेरे ख्याल से दशमेश, मकर में दशमेश शुक्र ही होगा। 6 7, हाँ 7 हो गया, ये तुला हम्म राशि हो गया। हम्म हम्म ठीक है ना। हम्म तो हम्म। तुला राशि का हो गया, अब तुला राशि का है और उसमें मंगल बैठा हुआ है, तो हम बोले कि किस डायरेक्शन में बैठ के उसको काम करना चाहिए। अब देखो, 10th हाउस में मंगल बैठा है, 10th हाउस में मंगल हाँ, बैठा है, तो सीधी सी बात है, वो चीज अपने आप में इंडिकेट कर रही है कि वो टेक्निकल, जैसे कि आपने कहा कि कंप्यूटर नॉलेज से काम रिलेटेड। करेगा। हाँ। ठीक है। अब पहले तो स्टडी करेगा ना, प्रोफेशन तो बाद में जाएगा, हम्म। तो पहले स्टडी कर लेगा, उसके बाद हाँ। प्रोफेशनल के लिए सोचा जाएगा। तो पहले तो उसके स्टडी से रिलेटेड ही उसको कुछ कराया जाए, उसका वास्तु सुधारा हाँ। जाए, या उसको कुछ रेमेडीज कराए जाए कि पहले ये बच्चा पढ़ ले, इसकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, हम्म। तब इसकी प्रोफेशनल सक्सेस के बारे में सोचेंगे, तब वहां से वो डायरेक्शन चेंज कराया जा सकता है। अच्छा। मगर पहले तो तो डायरेक्शन इसलिए भी पूछ रहे हैं मेरे सीखने के लिए कि हम्म। अगर ऐसा हुआ तो फिर कौन सा डायरेक्शन बेटर होगा जॉब पहले के लिए। पहले तो आपको शनि देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, शनि तो से 9th हाउस में है। 9th हाउस में, यानी कि कन्या राशि, और कन्या राशि बैठ गई आपकी दक्षिण। दक्षिण हो गया, फिर से दक्षिण क्यों सर। दक्षिण साइन बैठेगा ना कन्या राशि में। कन्या राशि, हाँ कन्या राशि, अच्छा शनि को देख करके। जी। और मंगल इज, अच्छा। मार्स इज आल्सो द लॉर्ड ऑफ साउथ डायरेक्शन। हाँ तो करेक्ट है। इस बच्चे को तो आप दक्षिण में ही सेट करा दीजिएगा पूरी तरह से। सही बात है। और लगन में जो ग्रह ओके बैठा है, सर, समझ में आया। हाँ। लगन में जो ग्रह बैठा है वो भी दक्षिण का स्वामी है भाई। हाँ। बुध की एक राशि दक्षिण में आती है, हाँ, और लगन भी दक्षिण राशि का है। तो इनको घर भी दक्षिण का ही घर नहीं, प्रवेश देखो, कराना चाहिए। घर का तो क्या है, जो घर का तो घर किसके नाम है, घर का तो जो मुख्य स्वामी है, जो ऑनर है, हाँ। ये तो उसके होरोस्कोप के ऊपर हम्म। डिपेंड करता है। घर में भले ही लेकिन अगर किसी लड़के को घर खरीदना है तो। हाँ, तो फिर तो साउथ डायरेक्शन में घर दिला दीजिए, कोई इशू नहीं है। और उसको नॉर्मली ऐसे लोगों को जो घर मिलते हैं उनमें साउथ डायरेक्शन अपने आप में एलिवेटेड होते हैं। इसी अच्छा। तरह के घर मिलते हैं, आप देखेंगे, आप स्टडी अगर इस पर करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें हम्म। हल कराएंगे। अब मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दिया, अब हम्म। आप इस पर स्टडी करना शुरू कर देंगे, ठीक है सर। और उसके बाद फिर आप मुझे रिजल्ट बताना, ठीक है। जरूर। ओके। थैंक यू सर। क्योंकि वो डायरेक्शन ही नहीं मिला था अभी तक। हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बोलिए, पूछिए। सर बोलिए। जैसे आपने बताया कि गुरु पीड़ित है और धनु राशि पीड़ित है और लगन से 9th हाउस पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं पूजा घर में कोई प्रॉब्लम होगी या कोई डिस्टरबेंस होगी। तो हम्म। सर जैसे पूजा घर में कोई डिस्टरबेंस है तो घर में तो दूसरे और भी पर्सन रहते हैं, तो कहीं ना फिर उनके भी कुंडली में गुरु पीड़ित होगा। देखो, अब मैं आपको बताऊं, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एक किसी कोई भी एक जन्म कुंडली उठा लीजिएगा फैमिली की, और उसके जो प्लैनेट्स हैं वो बाकी के लोगों के प्लैनेट्स में, कुंडलियों में कहीं ना कहीं एक दूसरे को इफेक्ट कर ही रहे होंगे, क्योंकि होरोस्कोप जो है ना वो आपके डीएनए को शो करता है। अब ऐसे तो है नहीं, जी। मैंने लास्ट वेबिनार, आपने पता नहीं ज्वाइन किया नहीं किया, वेबिनार में भी मैंने ये बात कही थी। ऐसा तो पॉसिबल कि हम लोग जैसे नॉर्मली कुंडली मिलान वगैरह करते हैं, तो मैं नॉर्मली ये कहता हूँ भाई, आप कुंडली मिलान करके आप पत्नी तो ले आओगे, बच्चे कैसे पैदा करोगे कुंडली मिलान करके? बच्चे तो अपने आप ही हो रहे हैं ना, उसके लिए तो कोई कुंडली मिलाई नहीं गई। माँ बाप आपने कहाँ से चूज किए? माँ बाप से पहले भी कोई कुंडली नहीं मिलाई गई। तो मैं इसलिए नॉर्मली लोगों से कहता हूँ भी, शादी के लिए भी कुंडली मिलाने के चक्कर में मत पड़ा करिए, जिससे हो रही है, जैसे हो रही है कर लीजिएगा। क्योंकि पत्नी कुंडली मिला के ले आओगे मगर बच्चे नहीं ला सकते आप, पता चला पत्नी तो आपके लिए बहुत बढ़िया है मगर बच्चों ने आपकी नाक में दम कर रखा है। तो ये क्या है, ये प्रारब्ध है।
ये जी। प्रारब्ध है, और ये प्रारब्ध आपकी जन्म कुंडली में दिखेगा ही दिखेगा। आपकी जन्म कुंडली आपके पूरे डीएनए को इंडिकेट करती है, केवल आपको ही नहीं, आप कर उसको बहुत डिटेलिंग में अगर जाएंगे तो वो आपके दादा परदादाओं के जो डीएनए की श्रृंखला चलती आ रही है उसको भी इंडिकेट करेगी। तो बिल्कुल सही इसलिए बात है। जैसे अब इस बच्चे का गोपाल जी बात कर रहे थे, उसके लिए दक्षिण दिशा एलिवेटेड है, तो आप देखेंगे इसके पेरेंट्स के भी होरोस्कोप में कहीं ना कहीं दक्षिण दिशा प्रभावी होगी ही होगी। मगर उस चीज को हम ओके। बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कहते, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि फैमिली में मान लीजिए 3 बच्चे हैं, तो तीनों में से कोई एक का जो होरोस्कोप है वो कई बार थोड़ा सा अपोजिट दिखाने लगता है पेरेंट्स से, कुछ हद तक। तो इसलिए वो चीज मैं नहीं कहता, क्योंकि घर ऐसी चीज तो है नहीं इंसान आज खरीदा कल को बदल दे। मोबाइल तो है नहीं कि भाई ठीक है पसंद नहीं आया बदल दें, तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसलिए मैं उस चीज को कहता हूँ कि एक बार क्रॉस चेक कर ले, तभी उस चीज पर जाए। ठीक है। राइट सर, थैंक यू। मैं इसलिए नॉर्मली कहता हूँ कि मैं जब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कराता हूँ ना, तो उसमें किसी को ना न्यूमरोलॉजी सीखने की जरूरत है, उसके बाद ना उसको वास्तु सीखने की जरूरत होती है, वैदिक ज्योतिष सीखने की जरूरत नहीं होती है, नाड़ी सीखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो ना, मैं वो कॉन्सेप्ट्स क्या ना, एक चीज पर आपकी कमांड हो गई, और उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट अगर ठीक से समझा दिए जाए तो वो सारी चीजों पर कमांड होती चली जाती है। क्योंकि मैंने कोई बेसिकली न्यूमरोलॉजी का आज तक कोई कोर्स नहीं किया, जैसे मतलब लोग करते हैं 3 दिन का कोर्स कर लिया, 5 दिन का कोर्स कर लिया, और मैं न्यूमरोलॉजी से उतनी ही एक्यूरेटली प्रिडिक्शन निकाल सकता हूँ जितना कि मैं जन्म कुंडली से निकालता हूँ। तो उसका रीजन ही ये है कि खुद से डिटेलिंग में जाना चाहिए। जैसे अभी बुद्धा देव जी बात कर रहे थे, मैं आपको अपनी एसेंस ऑफ नाड़ी दिखाता हूँ। देखो, आपके पास हो सकता है उसकी ओरिजिनल बुक हो, मतलब मेरे पास एसेंस ऑफ नाड़ी देखो किस तरह के उसमें है फॉर्मेट में। ये है मेरी एसेंस ऑफ नाड़ी। तो आप देखिएगा इतनी मोटी किताब तो है नहीं एसेंस ऑफ नाड़ी की। ये मैंने पूरे पेजेस बनवा के इसके कॉपी करा के निकलवाए थे, और इस तरह से पूरे पूरे चार्ट्स बना बना के मैंने इसको स्टडी किया। और क्योंकि और इस तरह से हर चार्ट के पीछे उसके डिस्कशंस लिखे अपने हाथ से, वो तो पूरी किताब तो लिखी हुई है ही। अब उसमें तो उन्होंने अपनी बात लिख दी, मगर उसके पीछे के रीजंस क्या है, डिटेलिंग क्या है, वो मैं डिटेलिंग बिल्कुल सर। अपने हाथ से लिख लिख के वो मैं करता था। एक एक चार्ट मेरा पूरा कुछ चार्ट्स को छोड़ के जिस भी चार्ट में कहीं डिटेलिंग की जरूरत होती थी उन्हें मैं इसी तरह से लिख लिख के मैंने किया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है, आप भी उतने ही परफेक्ट हो सकते हैं, बस बात यह है कि उतना डिटेलिंग करने के लिए टाइम चाहिए। बिल्कुल अब सर। सीखने में बस यही होता है कि भाई जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, तो आप यहाँ से प्लस कर सकते हैं। अदरवाइज उतना ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा कि आप एक किताब को 3 से 4 बार आप पढ़ें, और उसके बाद आपको वो पूरी की पूरी किताब आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ इस किताब में क्या क्या था और क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ से निकल सकती हैं। बस या तो दोनों ही दो ही तरीके होते हैं सीखने के, या तो कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको डिटेलिंग करके दे रहा है, या फिर खुद से बैठो और बस लग जाओ। इतना ज्यादा कुछ टिपिकल होता नहीं है, बस यही होता है कि लोग डिटेलिंग में कर जाते नहीं हैं। बस किताब खरीदी और एक बार मोटी मोटी पढ़ी, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास 500-500 एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं, 500-500 700-700 किताबें हैं, मगर उनमें से पढ़ी 5 भी नहीं है। बस क्या है, किताबें खरीदने का शौक है। और मेरे पास, मैं कहता हूँ मेरे पास जितनी किताबें हैं, मैं जब तक उसे 2 या 3 बार ना पढ़ लूँ तब तक मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। मैं हर किताब को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ता हूँ, क्योंकि एक बार तो आपने पढ़ी है, दूसरी बार में वो समझ में आएगी, और तीसरी बार में आप उसकी डिटेलिंग कर पाएंगे। एनी अदर क्वेश्चन?
मैंने जब सीखना शुरू किया था, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू की थी, तो ये सारी किताबें आउट ऑफ प्रिंट थी, मिलती ही नहीं थी। एसेंस ऑफ नाड़ी तो आज भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अब सीखना तो था, पढ़ना तो था, और टाइम भी था उस समय मेरे पास, तो बस ऐसे ही करना शुरू कर दिया। बट ठीक है, बैठे हैं, कॉलेज का टाइम था उस समय, कोई खास ऐसा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह थी नहीं, तो अपना पढ़ते रहते थे। कॉलेज की किताबें कम पढ़ी, एस्ट्रोलॉजी की किताबें ज़्यादा पढ़ी, तो खैर कॉलेज की किताबें तो किसी काम आ नहीं रही हैं आज, एस्ट्रोलॉजी की किताबें ही काम आ रही हैं। किसी का हो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो बताइए, 5 मिनट का है अभी टाइम, उसके बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे। सर इसी से वास्तु से ही लेकर हम्म के हम्म। जो भी है, अगर वास्तु से लेकर के एक हुआ, लेकिन एक लड़के का अगर अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है जो से जैसे वही लड़का का है, तो एक तो वास्तु में सुधार लाके, दूसरा क्या है कि एक उसमें मिनट, फोकस नहीं हो रहा, या एक ये मिनट, एक मिनट, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। हाँ, वास्तु में सुधार लाने के लिए पहले तो जन्म कुंडली में पहले ये देखिएगा कि स्टडी के योग कितने स्ट्रांग है, पहले तो ये देखिएगा आप। ठीक अगर है। जन्म कुंडली में, लेकिन इसमें तो बुध जो है लग्न में है। हाँ, अब बुध से खाली से क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है पाप बुध में बैठा हो। वैसे जो आपने प्लेनेटरी इसमें पोजीशन है, थर्ड हाउस में उसका हाँ, वीनस हो गया, 10th हाउस में उसका मार्स है, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत नहीं ज्यादा। नहीं, 10th हाउस में उसका मार्स नहीं है, उसका केतु जो है ना 10वें घर में है, ठीक है। 10th तो हाउस। उसका जो है लग्न में बुध है, लग्न में बुध है, ओके, और केतु जो है 10वें घर में है, 9वें घर में कुछ नहीं है, 5वें घर में कुछ नहीं है। जो फोर्थ में शुक्र राहु हो उच्च गया, का बैठा है 3rd हाउस में। फोर्थ में राहु हो गया, हाँ, 4th में राहु है और मंगल के साथ बैठा है। मंगल राहु, यानी कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा उधम काटने वाला बच्चा। एग्रेशन लाता है। हाँ, पहले तो उसके ये देखिएगा स्टडी के योग कितने स्ट्रांग हैं। फिफ्थ लॉर्ड तो ऑलरेडी एग्जॉल्टेड है, और शुक्र के साथ, अब क्या फिफ्थ लॉर्ड एग्जॉल्टेड जरूर है, मगर आगे से वो पाप कर्तरी में बैठ गया, क्योंकि आगे से मंगल राहु बैठे हैं। आगे से तो हाँ, और राहु स्टिल, बैठा है। हाँ स्टिल आप उसके स्टडी रूम को और उसको ठीक कराएंगे तो काफी हद तक सर रिलीफ। गुरु जो है ना, हम्म। गुरु 8म घर में बैठा है और रेट्रोग्रेट है। हाँ तो गुरु अष्टम में बैठा है, रेट्रो होकर, उसने बुध को भी तो जो राहु मंगल को तो अच्छा देखेगा। गुरु मंगल रहो। वैसे लोग ना, मोस्टली ऐसे लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई वगैरह में ध्यान देते नहीं है, क्यों क्योंकि सर? अभी क्या है ना, आप देखो बुध बैठ गया लगन में। हाँ, अब बुध जो देगा, डुअल नेचर देगा पहले तो, और एक इंटरेस्ट ठीक कई है। बार दे देता है फीमेल्स के लिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दे देता है, यंग एज में फीमेल्स के लिए दे देता है, और बचपन की एज में बहुत ज्यादा बच्चों को क्या है ना, बहुत ज्यादा चंचल सा बना देगा, इधर उधर हम्म भागा दौड़ी करने वाला। और उसके बाद मंगल के ट्राइन में गुरु बैठा है, और गुरु हम्म राहु के कंट्रोल में है, और ऑलरेडी 8th हाउस के कंट्रोल में है। हम्म तो वहां पर उसको एक टेंडेंसी दिमाग में ये आ जाती है ऐसे बच्चों के, कि शॉर्ट वे ढूंढेंगे हर चीज का, सक्सेस का एकदम से शॉर्ट वे ढूंढने की कोशिश करते हैं, कि हम्म बिना पढ़े सब पास हो जाएं, या पता चला नकल करने लगे, या फिर हम्म कॉलेज में अपना एक ग्रुपिज्म ऐसे बच्चे करने लगते हैं अक्सर। कितनी एज है बच्चे की? नहीं, अभी तो वो मेडिकल का तैयारी कर रहा है, बैठा हुआ है। हाँ तो उसका थोड़ा सा उसका 5th हाउस से रिलेटेड थोड़ा सा उसको कराइएगा, अगर पॉसिबल हुआ तो हो जाएगा कंसंट्रेशन वाला। और जो आपने बताया 4th हाउस में राहु है, 4th हाउस में हम्म साइन आ गया, उसका मेष राशि आ गई। मंगल ग्रह। 4th हाउस में मेष राशि आने से मंगल राहु, इतना ज्यादा कोई राहु नुकसान देगा नहीं, क्योंकि मंगल स्वराशि बैठा है। हम्म तो उसको थोड़ा सा वही कराइएगा, 5th हाउस को उसके बूस्ट कराइएगा, हम्म वो उसको रिलीफ मिलना चाहिए उससे। लेकिन इस साल हो जाएगा उसका मेडिकल एग्जाम, पूछ रही थी उसकी मम्मी। ये तो पूरा ट्रांजिट देखना पड़ेगा,
अब उसमें तो क्या ही कह सकते तो हैं। अभी तो उसमें गुरु का ट्रांजिट हो रहा मेष राशि में। गुरु तो मेष राशि में ट्रांजिट कर रहा है और शनि जो है कुंभ राशि में है। देखो जब तक फिफ्थ हाउस उसका तो हम बदले जैसे देखें सर, हम्म। जब भी मर्क्यूरी पे गुरु ट्रांजिट करता है ना, तो उनका न्यू मेडिकल मतलब कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन स्टार्ट होता है, जब कुछ जाते हैं तो ना। नेक्स्ट ईयर ही अभी गुरु को तो मेरे ख्याल से फिफ्थ हाउस में तो अभी गुरु आएगा नहीं पूरे साल। हाँ, फिफ्थ हाउस में आएगा नेक्स्ट ईयर में। वो उसके बाद ही कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी। तो वही हम बोले उन लोगों को कि ये साल थोड़ा मुश्किल है, रैंक थोड़ा पीछे अब आएगा और एक साल उसको बैठना पड़ेगा और और मेडिकल के लिए। उसके बाद राहु का इफेक्ट है गुरु के ऊपर इस समय, मंगल का इफेक्ट है, तो एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। उसको फिफ्थ हाउस से रिलेटेड रेमेडीज कराओ उसकी, हम्म। तो उसका कंसंट्रेशन थोड़ा हम्म। improve होगा। मून की क्या पोजीशन है? मून तो है 11वें घर में, वो चंद्रमा को देख रहा है, ट्राइन में है। और मून के साथ मून पर किसी के वृश्चिक राशि। नहीं, मून पर किसी के एस्पेक्ट है डायरेक्ट? कुछ नहीं, शुक्र एक ही है, शुक्र जो है ट्राइन में है, डायरेक्ट कोई नहीं है।